भारत के विश्व गुरु बनने में G20 का यह समिट अहम भूमिका निभाएगा? वसुधैव कुटुंबकम, आखिर क्या है ये वसुधैव कुटुंबकम जिसे भारत ने G20 की थीम चुना है? वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। दरअसल इसका उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। लेकिन क्या भारत इसके द्वारा गरीब राष्ट्रों को साथ लेकर आगे बढ़ने के अपने इस ख्वाब को पूरा कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम ये जान लें कि G20 क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, यह कैसे अस्तित्व में आया और भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता करने के मायने क्या हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी जो G20 के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी? जुलाई 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत थाईलैंड से होती है और फिर इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसे देश इसकी चपेट में आ जाते हैं। दरअसल थाईलैंड ने अपनी ही करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया। यहाँ मैं यह बता दूं कि डिवैल्यूएशन अपनी ही करेंसी को डॉलर की तुलना में कम करना है। इसके पीछे उनका मानना था कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे लगभग सभी देशों ने यह नीति अपनानी शुरू कर दी तो इससे वहां की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति सामने आ खड़ी हुई। ऐसी स्थिति से इनको बाहर निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने इनकी सहायता की और बड़ी मुश्किलों से इनको इस क्राइसिस से बचाया। लेकिन इससे एक बात यह स्पष्ट हो गई कि G7 की तरह ही इन देशों के लिए भी एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर इनको एजेंडा तय करवा सके और आर्थिक स्थिति दिखा सके। यहाँ मैं यह बता दूं कि G7 जिसकी स्थापना 70 के दशक में हुई और इसकी पहली बैठक 1975 में हुई। 1976 में कनाडा इसके साथ जुड़ता है और इसके जुड़ने के साथ ही यह G7 कहलाता है। इससे पहले यह G6 के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1997 में रूस के जुड़ने के साथ यह G8 बन गया। किंतु 2014 में रशिया द्वारा क्रीमिया पर हमला करने की वजह से, जो कि यूक्रेन का हिस्सा माना जाता था, जिसकी वजह से रशिया को बाहर कर दिया गया और यह एक बार फिर से G7 कहलाया जाने लगा। रशिया के जाने के बाद USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली ये सभी इस ग्रुप के सदस्य बने रहे। लेकिन इन विकसित राष्ट्रों की तरह विकासशील देशों के पास ऐसा कोई संगठन मौजूद नहीं था। तो ऐसे में कम आय वाले देशों के लिए भी इस तरह के संगठन की जरूरत महसूस हुई। तब 1999 में G20 अस्तित्व में आता है। इसमें 19 राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 1999 से ही सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इस बैठक में भाग लेते थे। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेने लगे और तभी से यह G20 शिखर सम्मेलन कहलाने लगा। 1929 के बाद दूसरी बार 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति देखने को मिलती है। उस समय यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष फ्रांस था, जिसने यह सुझाव दिया कि हमें किसी ऐसे ग्रुप से बात करनी होगी जो इन मध्यम आय वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसे में एकमात्र विकल्प G20 दिखाई देता है। तो USA के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ G20 के पहले शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें यह तय किया गया कि किस प्रकार सभी देशों को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुरक्षित रखना और साथ ही ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंडा तय करना। इसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, स्वास्थ्य, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दों के भी एजेंडा को तय किया जाने लगा।
तो आइए अब जान लेते हैं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में। G20 की समिट से पहले एक वर्ष तक G20 का एजेंडा तय किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। पहला फाइनेंशियल ट्रैक, जिसका प्रमुख वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं। दूसरा शेरपा ट्रैक, जिसका प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत, जो G20 का सुपरविजन कर रहे हैं। वर्तमान में G20 वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक GDP का 85% तथा वैश्विक जनसंख्या के लगभग 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब देख लेते हैं इसकी संरचना को। इसके सदस्य राष्ट्र हैं कनाडा, USA, मैक्सिको, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूरोपियन यूनियन। आंतरिक तौर पर इन सदस्य राष्ट्रों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिनमें से भारत दूसरे ग्रुप में आता है। हर बार कुछ अतिथि देशों को भी इनवाइट किया जाता है। इस बार के इनवाइटेड राष्ट्र हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन। इनमें से स्पेन स्थायी अतिथि देश हैं। अब देखते हैं भारत की G20 की अध्यक्षता करने के क्या मायने हैं। फाउंडिंग मेंबर होते हुए भी जब से G20 अस्तित्व में आया है, तब से लेकर पहली बार भारत को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है। आखिरकार यह मौका मिल तो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भारत ने अपनी इन्हीं ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने और अपने विश्व गुरु की पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए इस बार G20 की थीम रखी है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। इतना उत्तम विचार होने के बावजूद चाइना जैसे देश को यह रास नहीं आया और उसने वसुधैव कुटुंबकम को संस्कृत में लिखे होने की वजह से आपत्ति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, जब भारत ने G20 की एक मीटिंग अपने अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में रखी, तो पाकिस्तान ने इसे बाइकआउट करने की धमकी दे डाली। अरे भाई, बाइकआउट करने वाले तुम होते कौन हो? ना तुम्हें किसी ने इसका मेंबर बनाया, ना तुम्हें किसी ने इनवाइट किया, ना तुम्हारा जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना, और जम्मू कश्मीर को तो तुम वैसे भी नहीं ले पाओगे। तुम जाकर अपना बलूचिस्तान संभालो। खैर, फालतू लोगों की बात छोड़ते हैं और वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। तो बात थी भारत के विश्व गुरु बनने की। भारत ने अपने ग्लोबल लीडर के कर्तव्य को निभाते हुए इस बार के G20 के लिए जो वैश्विक मुद्दे चुने हैं वो हैं क्लाइमेट चेंज, फूड और एनर्जी प्राइस, ग्लोबल साउथ को समर्थन, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा विकासशील राष्ट्रों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाना, क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी पर रेगुलेशन स्थापित करना। इतना ही नहीं, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी से पीड़ित राष्ट्रों की सहायता करने के लिए भारत ने एक मुद्दा यह भी चुना कि इंटरनेशनल डेट आर्किटेक्चर में सुधार किया जाए। और चाइना जो बार बार अरुणाचल प्रदेश पर इलीगली क्लेम करता है, इसके जवाब में भारत ने G20 की एक मीटिंग को अरुणाचल प्रदेश में भी रखा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी की वजह से शी जिनपिंग ने भारत के G20 समिट में आने से ऐन वक्त पर मना कर दिया। हालांकि चाइना की तरफ से इसके ऑफिशियल रीजन कुछ और बताए गए हैं। G20 की यह शिखर वार्ता 9-10 सितंबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस समिट के जो भी आउटकम्स आते हैं, इस पर चर्चा हम लेट्स टॉक प्रोग्राम के अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।